टेस्ट है टेस्ट है तो पूरा नहीं देंगे। आज सगरात भी है तो तुम्हें हैप्पी मकर संक्रांति दोस्तों। संक्रांत का त्योहार है, बढ़िया खेलो कूदो। क्या कर रहे हो तुम? हैं? खेल का त्योहार। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर तो पढ़ ही लिए। 3 ऐसे ऐसे हार्मोन पढ़े थे या केमिकल पढ़े थे जिनसे मेल फ्लावर बढ़ रहे थे। सिल्वर नाइट्रेट और जिब्रेलिक एसिड, इनसे मेल फ्लावर बढ़ रहे थे। इसके अलावा फीमेल फ्लावर बढ़ रहे थे इथरेल से, मेलिक हाइड्रोजाइड से और टिब्बा से। टिब्बा ट्राई आयोडो बेंजोइक एसिड, इनसे क्या बढ़ रहे थे? फीमेल। और इनसे क्या बढ़ रहे थे? मेल। अगर फलों को पकाना है तो कौन सा हार्मोन है? इथाइलिन। अगर सुसुप्तावस्था को तोड़ना है तो जिब्रेलिक एसिड। अंगूर में फलों का आकार बढ़ाना है तो जिब्रेलिक एसिड। फूल और फलों को झड़ने से रोकना है तो ऑक्सीन। कौन सा ऑक्सीन? NaA। कलम में जड़ फुटान के लिए, अच्छा, प्याज और इसमें आलू में भंडारण के समय अंकुरण को रोकने के लिए मेलिक हाइड्रोजाइड। यही तो थी बातें। आज हम एक टॉपिक पढ़ने वाले, अफलन। क्या नाम है उसका? एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है, सिंपल साधारण ठीक ठीक टॉपिक है। उसका नाम है, पहले पढ़ लिया थोड़ी, अफलन। टॉपिक का नाम है अफलन व उसका समाधान। अफलन और इसका, अफलन की समस्या एक्चुअली है ना, अफलन की समस्या व इसका समाधान या प्रबंधन। व इसका समाधान या प्रबंधन। अफलन की समस्या जो होती है वो क्या होती है और क्या उसके बारे में हमको पता रहे तो बात बने। अफलन को कहते हैं अनफ्रूटफुलनेस। क्या कहते हैं बेटा? अनफ्रूटफुलनेस एंड इट्स मैनेजमेंट। क्या है गाइस? मैनेजमेंट। ये टॉपिक आपकी 12वीं किताब में भी है, थोड़ा मेरी तरफ से मिक्स करके आपको मैं ये अच्छे तरीके से बता दूंगा। आप लोगों को पढ़ना रहेगा, बाद में पढ़ लोगे एक। शाबाश। टॉपिक का क्या नाम है मेरे? अफलन। अफलन का मतलब क्या होता है? देखो, कोई भी प्लांट है, हम उस दिन बात कर रहे थे विपरीत परिस्थितियां, उसी से जुड़ा हुआ। ये कोई अच्छा सा पौधा है। क्या है गाइस? किसका है बताओ? ये पौधा किसका है? देखो, फिर भी एक 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 ने बोला पपीता। ये पपीता हो सकता है? नहीं हो सकता। थोड़ी बहुत अक्ल तो सब जगह चाहिए हो। तुक्का लगाने में भी थोड़ा दिमाग लगाना है। ये मान लो कि आंवला है। क्या है? इस पेड़ की उत्पादन क्षमता 50 किलोग्राम पर एनम है। 50 किलो की क्षमता एक साल की। बट ये किसी कारण से 40 किलो ही फल उत्पादन कर पा रहा है, 30 किलो ही फल प्राप्त हो रहा है, 10 किलो हो रहा है या 0 किलो हो रहा है। कितना हो रहा है? मतलब जो उस पौधे की क्षमता है उससे कम उत्पादन प्राप्त होता है, उसको हम केस को क्या कहते हैं? अफलन। इस अफलन के लिए कई प्रकार के कारक जिम्मेदार होते हैं। कौन जिम्मेदार होते हैं? जो इसके अलग अलग प्रकार, कारक बोलते हैं फैक्टर्स। क्या कहते हैं? तो अफलन के लिए कई प्रकार के कारक उत्तरदायी होते हैं। ठीक है। अब ऐसे कारक जो इस पौधे को बाहर से प्रभावित करते हैं उनको बाह्य कारक कहते हैं। क्या कहते हैं? अच्छा, ऐसे पौधे के अंदर ही रहने वाले कारक जिनकी वजह से दिक्कत आ रहे तो आंतरिक कारक। तो 2 प्रकार के कारक होते हैं। एक कारक तो कौन सा होता है? आंतरिक कारक। कौन सा कारक है? आंतरिक कारक। आंतरिक को हम अंग्रेजी में कहते हैं इंटरनल फैक्टर। क्या कहते हैं? इंटरनल ई से थोड़ी स्टार्ट। बोलो हाँ, इंटरनल फैक्टर। क्या कहते हैं इनको? इंटरनल फैक्टर्स। जो बाहर से प्रभावित करते हैं बेटा, उन्हें हम क्या कहते हैं?
बाह्य कारक, क्या कहेंगे? बाह्य कारक। अंग्रेजी बताओ, एक्सटर्नल फैक्टर, क्या कहेंगे? EXTERNAL फैक्टर्स, क्या कहेंगे बेटा? पीछे तुम दांत क्यों निकाल, तुम ऐसा कोई अजीब सा नाम बता रहे हो क्या? हैं, ट्रैक्टर बता रहे हो? ट्रैक्टर थोड़ी बता सकते, ट्रैक्टर भी हो सकते। ओ माय गॉड। आएंगे ना स्कूल, आते ही तेरे से मिलाएंगे पहले। मेरा साथी है त्रिलोक, नाम है उसका, क्या नाम है? तू मिल लेना उससे, ठीक है? त्रिलोक से मिल लेना तू। अब कहने का मतलब ये है, वो यहीं रहता उदयपुर का, तो उदयपुर ही आएगा तेरे गांव जाने से। तो उदयपुर का है, कहीं गया तो उदयपुर ही आएगा वहां। तो हम क्या पढ़ रहे थे? आफलन को प्रभावित करने वाले कारक, जो अंदर से प्रभावित करे आंतरिक, जो बाहर से प्रभावित करे वो बाह्य कारक। अब बाह्य कारक जो भी होते हैं स्टूडेंट्स, अब इनके अंदर अपने को ये है कि बाहर से प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे पहले है मौसम की स्थिति। क्या है बेटा? मौसम की स्थिति। हमने ऐसा पढ़ा था कि भैया अलग अलग प्रकार का मौसम बदलता है, उसकी वजह से दिक्कत आती है, ठीक है? अब कहने का मतलब यह है कि अब अगर मौसम की परिस्थिति में यूं है कि भैया बारिश आ गई, चलते ही जो है तापमान कम हो गया, ओलावृष्टि हो गई, तो फूल वगैरह झड़ जाते हैं, तो वो दिक्कत होती है, उसे हम क्या कहते हैं? मौसम की स्थिति। दूसरा हम लोग बात करें स्टूडेंट्स, इसके अंदर वो आता है पोषक तत्वों की स्थिति। क्या है? पोषक पोषक तत्वों की स्थिति। पोषक तत्वों की स्थिति से हम ये समझते हैं कि कोई पोषक तत्व की कमी हो गई, किसी पोषक तत्व की अधिकता होगी, उसकी वजह से भी क्या दिक्कत आती है? अफलन की समस्या आती। अब पोषक तत्वों में क्या आती है? नाइट्रोजन ज्यादा हो गया तो पौधे की वानस्पतिक वृद्धि बढ़ गई। अगर पोषक तत्वों की कमी हो गई, जैसे नाइट्रोजन की कमी हो गई तो पौधा छोटा रह गया। बोरोन की कमी हो गई तो परागकण ही नहीं बन रहे, परागकण नहीं बन रहे तो कैसे बात बनी? अगर परागण नहीं बन रहे तो पौधे में कैसे परागण होगा? परागण नहीं होगा तो फलन कैसे होगा? तो ऐसे छोटे छोटे जो पोषक तत्व होते हैं, हम अलग से देह विकार हमने पढ़े थे कि पोषक तत्वों की कमी होने पर कितनी दिक्कत आती। इसके अलावा बेटा रोग और कीट। क्या है? रोग व कीट। तो अलग अलग प्रकार के रोग होते हैं, कीट होते हैं। हम रोग विज्ञान कीट विज्ञान अलग से पढ़ते हैं, प्लांट पैथोलॉजी और प्लांट एंटोमोलॉजी। तो कई प्रकार के कीट होते हैं, जैसे पता चला टिड्डी दल आया, क्या आया? तो हम अच्छी फसल का इंतजार कर रहे हैं, टिड्डी दल आया, टिड्डी उठ के दूसरी जगह उड़ गई, तब तक हिसाब किताब साफ, क्योंकि करोड़ों की संख्या में टिड्डियां आती। और भी कोई कीट हो, जो रोग है, पाउडरी मिल्ड्यू है, ये आपके रस्ट वगैरह, डाउनी मिल्ड्यू, बड़े बड़े तरीके के रोग होते हैं जो फसल को नुकसान हुई, ये सारे बाहर से नुकसान पहुंचा रहे हैं। किधर से पहुंचा रहे हैं? इसलिए इनको क्या बोलते हैं? बाह्य। इसके अलावा ट्रेनिंग और प्रूनिंग। क्या है? अगर आप समय पे ट्रेनिंग और प्रूनिंग कर रहे हो तब तो फलन अच्छा होगा। अगर आप ट्रेनिंग और प्रूनिंग नहीं कर रहे हो तो कुछ फलन नहीं होगा। नहीं समझे? समय पे ट्रेनिंग करो, समय पे प्रूनिंग करो तो खूब फलन होगा। इसके अलावा अनुपयुक्त भूमि। क्या है? अनुपयुक्त भूमि। अनुपयुक्त भूमि का मतलब क्या होता है? कोई लवणीय क्षारीय मृदा है तो दिक्कत है उसमें, अम्लीय मृदा है तो फलन प्रॉपर तरीके से नहीं होता है। इसी प्रकार से हम बात करें सिंचाई। क्या है? सिंचाई को बोलते हैं इरिगेशन। ज्यादा दबा के फूल आ रहे होते हैं उस समय सिंचाई नहीं करनी रहती। अगर आप ढंग से फूल आ रहे हैं, सिंचाई करेंगे तो सारे के सारे क्या होंगे? फूल झड़ जाएंगे। और जब आवश्यकता है तब आप पानी पिला ही नहीं रहे हो। तो कहने का मतलब ये है, ये सभी कारक बाहर से प्रभावित करते हैं। अब टिड्डी दल आई, तुमने 2020 में देखा, हमें सबकी ड्यूटी भी लगी थी टिड्डी नियंत्रण के अंदर। तो टिड्डी में बहुत दिक्कत होती नहीं होती?
हमारे पास में साधन ही नहीं है उसको निपटने के लिए। यहाँ थाली बजाते हैं, डीजे बजाते हैं, ऐसे कर रहे थे उस समय। तो हमारे पास क्या साधनों की कमी थी। तो उससे बहुत मजा आया। हमने खुद ने, हमारी ड्यूटी लगी तो हम लोग जो है दवाई छिड़कने के लिए सुबह उठ के उधर ही हम वहीं सो रहे थे। हमारी ड्यूटी लगी थी जंगलों में, यहाँ उदयपुर के कोटला साइड में। कृषि पर्यवेक्षकों की सबकी ड्यूटी लगती है, तो सब लोग वहीं मजे कर रहे थे। तो टिड्डियां आई, अब ठंड के अंदर उड़ती टिड्डियां, जो ठंड है तो दिन में उड़ती है, ठंड में सोती रहती है, यूं कहना चाह रहा हूँ। 11 बजे उड़ती है, 3 बजे तक वापस बस। ठीक है, दिन में इस टाइम में वो उड़ेगी, बाकी वो किसी पौधे पे बैठी है तो बैठी रहती, उधर जाती है जिधर हवा का रुख होता है। हमारे कर्मचारी सारे उनको कंट्रोल करने में लगे हुए हैं। अब वो तो बहुत 2-2 किलोमीटर के एरिया में, 2 किलोमीटर लंबा, 2 किलोमीटर चौड़ी, ऐसे एरिया में उड़ती करोड़ों की संख्या में टिड्डियां होती। तो हम तो उसको ज्यादा नियंत्रित कर नहीं पाते। तो हवा आती है उधर उड़ती हो। तो यहाँ उदयपुर है, यहाँ राजसमंद है, यहाँ सिरोही है मान लो, और यहाँ पे जो है आपका, ये आपका जो है, ये इधर वाला जो है, जैसे ये मान लो राजसमंद हो गया, उदयपुर हो गया, सिरोही हो गया, और पाली। तो ऐसा हुआ कि फिर क्या कि उदयपुर वाले क्या करते हैं, फिर वो तो हवा चली तो उधर भग गई टिड्डियां। टिड्डियां थोड़ी उधर रुक हो गया। अगले दिन उदयपुर वालों ने अखबार में छापा कि उदयपुर के कृषि विभाग ने टिड्डी को राजसमंद में खदेड़ा। जबकि हमारे हाथ की बात है नहीं, वो तो अपना आप उड़ेगी जिधर। अगले हवा उधर चली तो वो टिड्डी उधर चलेगी। तो अगले बार वहां के अखबार में कृषि विभाग ने टिड्डी को उधर खदेड़ा। कृषि विभाग क्या खाक खदेड़ा। कृषि विभाग के तो बस की बात नहीं, क्योंकि इतने बड़े स्तर पे कैसे कंट्रोल कर। फिर भी हमने फिर दूसरे दिन तो थोड़े ट्रैक्टर से छिड़कने वाले जो हैं, वो हम स्प्रेयर लेके आए, ड्रोन भी लाए थे, ड्रोन से। फिर वो पावर स्प्रेयर हमने भी बांध बांध के छिड़का था। मैंने खुद नहीं बांध के, मैंने उस पर यूट्यूब पे वीडियो डाल रखा है, कभी देखेंगे अपन। तो इस प्रकार से जो है ये टिड्डियां आ जाती है तो दिक्कत होती है। ये सारे कारक कैसे हैं जो बाहर से प्रभावित करते हैं? मौसम की स्थिति, पोषक तत्वों की स्थिति, रोग की, ट्रेनिंग प्रूनिंग, अनुपयुक्त भूमि और सिंचाई। अब आपको क्या करना है, टॉपिक डालना है और ऐसे इसको लिखना है, और ये तीर नीचे निकलेगा। और इसके बाद में हम आंतरिक कारक पढ़ेंगे। आंतरिक कारक की टेबल मेरे साथ में बनाएंगे, फिर एक एक करके वापस पढ़ेंगे ताकि टाइम बचेगा। टॉपिक डालो, ये बाह्य कारक इधर लिख लो। ठीक है। हाँ भाई अभिषेक सर, फोन को क्लास में क्यों लाते हैं? फोन को क्लास में इसलिए लाते हैं कि कोई फोन आए तो बात कर पाए उससे। सही नहीं? अब फोन को तो क्या है कि क्लास में लाना ही पड़ता है ना बेटा। नहीं अभिषेक, शाबाश। अगर फोन नहीं लाते, तू भी फोन नहीं रखता तो तू क्लास कैसे लेता वहां बैठे? इसका मतलब फोन है तो उपयोगी। चलो लिखो, फटाफट लिखो। ठीक है अभिषेक, चलो। अभिषेक राव, फटाफट लिखो बेटा। जब संक्रांत होती थी गांव में, तो तुम ऑनलाइन वाले, तुम तो आराम से खेलो को, तो क्या कर रहे हो तुम? तुम्हें तो किसी ने बांध नहीं रखा, सही नहीं? संक्रांत के दिन तुम गांव में हो, तुम तो कोई गिल्ली डंडा खेलो रहे, गिल्ली डंडा, क्रिकेट, कुछ तो जाके खेलो। कब खेलोगे? हम्म। तो हम तो स्कूल में पढ़ते थे तब छुट्टी मांग लेते थे, खेलने की छुट्टी मांग के खेलते रहते थे सरकारी स्कूल में। हमारे मास्टर भी अच्छे थे, वाह ठीक है बेटा खेलो। खेल खुला के दाब गए, बैठ गए। टीचर कहते क्या खेल नहीं रहे हो, क्या बात है? मतलब हम जब दाबते थे तब रुकते थे खेलने से। चले आगे। बाकी सब कहीं गाँव गए, है ना? सही रात भी गाँव चले जाते, वापस नहीं आएंगे, 2 दिन तो लगेंगे। और क्या।
चलो चलो सर, अब वाले बच्चे फोन में ही खेलते हैं, यही तो बात है। अब आपको क्या करना है, अब अपन टेबल बनाएंगे आंतरिक कारक की, वो मेरे साथ ही बनानी है, फिर एक एक करके वापस पढ़ेंगे अपन, ठीक है। तो बाह्य कारक तो ये ध्यान रखना दिमाग में। अब आंतरिक कारक के नीचे जस्ट जो है इधर एक टेबल हम बनाएंगे एक साथ, ये किसी की छूट थोड़ी रहा है। शाबाश। आंतरिक कारक 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? तो आंतरिक कारक वाली टेबल यहां निकल गई, वापस लिख लो भले ही चाहो तो, क्योंकि कईयों को फिर भी समझ में नहीं आता है। ये आंतरिक कारक क्या लिखे हैं मैंने, आंतरिक कारक 3 प्रकार के होते हैं। आंतरिक कारक में सबसे पहला जो कारक होता है उसे हम लोग कहते हैं आनुवंशिक कारक। क्या कहते हैं? तो पहला लिखो आनुवंशिक कारक, छोटे छोटे लिखना, एक ही लाइन में अपन लिखेंगे। आनुवंशिक कारक, इसको बोलते हैं अपन जेनेटिक फैक्टर। जेनेटिक फैक्टर्स साथ में लिखना रहेगा। आनुवंशिक कारक यहां लिस्ट बना रहा हूं। सबसे पहले असंगतता। असंगतता पहला कारक क्या है, इनकी अंग्रेजी इंपोर्टेंट है, इनकम्पेटिबिलिटी। लिखो इनकम्पेटिबिलिटी। दूसरा लिखो संकरीकरण। संकरीकरण यानी कि हाइब्रिडिटी। हाइब्रिडिटी। तीसरा है स्वबंध्यता, सेल्फ स्टेरिलिटी। सेल्फ स्टेरिलिटी। यहां पर 3 कारक है देखो, असंगतता, इनकम्पेटिबिलिटी, संकरीकरण, और तीसरा लिखो स्वबंध्यता यानी सेल्फ स्टेरिलिटी। अब अपन इधर लिखेंगे देहिक कारक। दूसरा कारक है यहां पर देहिक। बेटा लिखो फास्ट, देहिक कारक। अंग्रेजी में बोलते हैं फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स। फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स। फिजियोलॉजिकल फैक्टर में सबसे पहला लिखना है हार्मोन असंतुलन। हार्मोन असंतुलन यानी कि हार्मोनल इम्बैलेंस। हार्मोनल इम्बैलेंस। दूसरा लिखो इसमें गाइस सीएन अनुपात यानी सीएन रेशियो। सीएन अनुपात, ओके। तीसरा लिखना है इधर, 2 कारक हो गए, आनुवंशिक कारक, दैहिक कारक। है दैहिक कारक में लिखना है हार्मोन असंतुलन, फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स। फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स थोड़ा ज्यादा लिख दिया यूं, है ना? सही तो लिखा, लेकिन थोड़ा और शुद्ध लिख देता हूं, फटाफट लिखा था। देखो अब लिख पाए फिजियो, पहले 2 बार लिख दिया ना, अब तो सही है। अब देखो सही है ना, ट्रैक्टर नहीं फैक्ट्री, ठीक है, फैक्टर्स। अब लिखो विकासीय प्रवृत्ति। पौधे की विकासीय प्रवृत्ति। विकासीय प्रवृत्ति को बोलते हैं इवोल्यूशनरी टेंडेंसीज। इवोल्यूशनरी टेंडेंसीज। इवोल्यूशनरी टेंडेंसीज कौन कौन सी इवोल्यूशनरी टेंडेंसीज है? नंबर 1, अपूर्ण फूलों का निर्माण, या अभी एक बार तो यहां पे अपूर्णता लिख लो। दूसरा लिखो भिन्न काल पक्वता। भिन्न काल पक्वता को बोलते हैं डाइकोगेमी। डाइकोगेमी। तीसरा लिखो पराग का उर्वर न होना।
यानी कि इम्पोर्टेंट पोलन, इम्पोर्टेंट पोलन। अगला लिखो इसमें फिर विषमवर्तिकात्व। विषमवर्तिकात्व को बोलते हैं हेटेरोस्टाइली। आराम से लिखो बेटा, शाबाश, गुड। हेटेरोस्टाइली, HETEROSTYLY, हेटेरोस्टाइली। तो ये पूरी टेबल हमने एक बार सफलतापूर्वक बना ली। ओके, ये सभी आंतरिक कारक हैं। इनमें से इस टेबल से ही प्रश्न आएगा, इसलिए टेबल मैंने बनानी पड़ी मेरे को कि कौन सा आंतरिक है और कौन सा बाह्य है, कौन सा फला है और कौन सा ढिंका धमाका कौन सा है, यानी कि आनुवंशिक कौन सा है और दैहिक कायिक कौन सा है या विकास प्रवृत्ति कौन सा है। समझ गए? गुड। अपूर्णता, भिन्न काल पक्वता यानी डाइकोगेमी, इसको सीएन अनुपात को भिन्न काल पक्वता डाइकोगेमी बोलो, DICHO, डाइकोगेमी, डाइकोगेमी। हाँ हाँ, नहीं पोषक तत्व तो अपन डालेंगे ना बाहर से, पोषक तत्व तो बाहर से डालते, नाइट्रोजन डाला, फास्फोरस डाला तो बाहर से डाल। चलें आगे। सर इंग्लिश वाले अक्षर, हाँ इंग्लिश वाले अक्षर लिखना जरूरी बेटा, शाबाश। चलें आगे। अब अपन एक एक करके पढ़ेंगे इनको, ये सभी कारक हैं, इनको एक एक करके फटाक फटाक से पढ़ेंगे। ये विषमवर्तिकात्व, हेटेरोस्टाइली, HETEROSTYLY, हेटेरोस्टाइली, विषमवर्तिकात्व, हेटेरोस्टाइली। क्या होता है इन सब का मतलब पढ़ने वाले अब। सो गाइस, ओके, अब ये टेबल बनाने के बाद में आपको नीचे टेबल तो हो गई बंद, अब लिखना वापस आंतरिक कारक में पहला लिखना आनुवंशिक कारक और उसमें पहला लिखना असंगत। मैं लिख रहा हूं वैसे। अब अपन पहला पढ़ेंगे, फर्स्ट कौन सा पढ़ा था, शाबाश। अब पहला कारक पढ़ने जा रहे हैं आनुवंशिक कारक। आंतरिक कारक में पहला कारक कौन सा था, आनुवंशिक कारक। इसके अंदर पहला कौन सा है, असंगतता। अब पहले ध्यान से सुनेंगे और बाद में मैं कहूं लिखो तब लिखना है बेटा। असंगतता, इनकम्पेटिबिलिटी। अब इधर देखेंगे सब लोग, पेन कॉपी को रख दो साइड में। हम अब कौन से कारक पढ़ेंगे, मतलब पौधे में वंशानुगत कौन से कारण है जो किसी जीन से अंदर कंट्रोल होते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते हैं। ये कोई भी फूल है, इस फूल के अंदर ये मादा भाग है और ये नर भाग है। क्या क्या है गाइस, किसी फूल के अंदर नर भाग दोनों है, मादा दोनों है। नर भी उसके अंदर यानी मेल, मादा यानी फीमेल। नर और मादा दोनों ठीक है, एक बार दिखने में ठीक है, परागण भी हो जाता है। जैसे ये मादा भाग जो होते हैं ना, उसके तो बीजांड होते हैं, इधर क्या होता है, बीजांड है, और इधर है परागकण। तो बीजांड और परागकण दोनों एक तरीके से ठीक है, तो परागण हो रहा है। लेकिन दिक्कत यह है कि कोई न कोई ऐसी आनुवंशिक समस्या इनमें, इनके चलते इन दोनों के अंदर फिर फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रहा। क्या नहीं हो पा रहा भाई, दिखने में तो परागकण ठीक, बीजांड भी ठीक, परागण हो गया है। परागण होने के बाद में पराग नलिका बनती, क्या बनती है,
तो पराग नलिका होके जाती है, उसमें युग्मक जाते हैं, और उसके बाद में जो है ये युग्मक का मतलब उसमें जो है इसके ये जो है इसके अंदर गैमेट बनता है यहाँ जाने के बाद में। तो यहाँ पे नर और मादा यहाँ पे आपस में ये मिलते हैं, फ्यूज होते हैं, फिर निषेचन होता है, निषेचन के बाद में बीज बनता है और उसके बाद में फ्रूट बनता है। बट होता क्या है कि सब कुछ ठीक होने के बाद में भी कोई न कोई ऐसी आनुवंशिक समस्या दोनों में है, परागकण में और बीजांड में, उसकी वजह से निषेचन नहीं हो पा रहा है। इस केस को हम क्या बोलते हैं? असंगतता बोलते हैं। ये कई प्रकार की होती है अपने सिलेबस के अनुसार। ये एक तो पाई जाती है सेब में, अफलन का कारण बनती है, नाशपति में कारण बनती है, और आड़ू में बनती है। किसमें बनती है? सेब को बोलते हैं APPL, नाशपति को बोलते हैं पियर, आड़ू को बोलते हैं पीच। क्या कहते हैं? एप्पल, पियर, पीच। इनके अंदर समस्या होती है। तो असंगतता इसकी वजह से अफलन। मैंने क्या बोला? परागकण और बीजांड दोनों परिपक्व होते हैं, ठीक होते हैं, परंतु परागकण में और बीजांड में कोई न कोई आनुवंशिक समस्या होती है, उसके चलते निषेचन नहीं हो पा रहा है, तो फल नहीं बन पाता। ये पहला कारण है, इसे हम असंगतता कहते हैं। बेटा दूसरा कारण है संकरीकरण। क्या है? संकरीकरण को बोलते हैं हाइब्रिडिटी। हमने उधर लिखा ही नहीं था, हमने इसकी अंग्रेजी लिखी थी क्या? वाह, क्या बात है। हाइब्रिडिटी का मतलब बहुत सरल है। मैं आपको उदाहरण के लिए जैसे आम लिख रहा हूं, यहाँ क्या लिख रहा हूं? बोलो, मेंजीफेरा इंडिका, मेंजीफेरा इंडिका। ये कोई भी अगर वैज्ञानिक नाम होता है ना, उसमें पहले तो वंश होता, फिर प्रजाति होती। कैरोलस लिनियस का जो वर्गीकरण था, पहला जीनस है, दूसरी स्पीसीज। मैं यहां पर एक और लिख रहा हूं, बोलो, मेंजीफेरा ओडोराटा। ये कोई आम की दूसरी प्रजाति। थोड़ा एडवांस लेवल में बता रहा हूं, इतना 12वीं में नहीं दिया हुआ है, समझ लेना खाली। आम की दो प्रजातियां लिखी है मैंने, एक तो इंडिका है, एक ओडोराटा। अगर हम संकरण कराते हैं इसी प्रजाति की दो किस्मों के बीच, दो किस्में हैं जैसे दशहरी और नीलम। कौन सी किस्में हैं? उन दोनों के संकरण से हमने बना लिया आम्रपाली। क्या बनाया? तो ये दोनों मेंजीफेरा इंडिका में ही है सब। भाई दशहरी किसकी किस्म है? मेंजीफेरा इंडिका की। नीलम किसकी किस्म है? मेंजीफेरा इंडिका की। तो एक ही प्रजाति की दो किस्में जो है वो आपस में आनुवंशिक रूप से सेम होती है, तो जब हम उनमें संकरण कराते तो आराम से हो जाता है। मेरी बात समझ रहे हो? उनके अंदर आनुवंशिक रूप से सिमिलरिटी, इसलिए वो आराम से संकरण हो जाएगा। पता चला कि इसकी कोई भी वेराइटी है XYZ। किसकी वेराइटी है? ओडोराटा। अरे इसकी अरे इसकी वेराइटी ओडोराटा की। ओडोराटा की वेराइटी का नाम क्या है? XY। अब हम संकरण कराने जा रहे हैं मेंजीफेरा इंडिका के बीच में और मेंजीफेरा ओडोराटा के बीच में। अब इनके बीच में आनुवंशिक दूरी बढ़ गई, समझ रहे हो? दो प्रजातियां होगी, पहले तो दो किस्में थी, अब दो प्रजातियां, तो आनुवंशिक रूप से दूरी बढ़ी है। जैसे जैसे ये आनुवंशिक रूप से दूरी बढ़ती है, वैसे वैसे फेलियर के चांस क्या होते हैं? बढ़ जाते हैं। मतलब जो संकरण कराते हैं वो फेल होने के चांस बढ़ रहे हैं। यहां तक तो फिर भी ठीक है। अगर आप बात करो, हम मेंजीफेरा इंडिका का संकरण किसी सीडियम गुआजावा के साथ में करा रहे हैं, तो अब ये और जीनस बढ़ गया, दूर दो जीनस अलग अलग हो गए। भाई पहले तो स्पीसीज अलग अलग थी, अब जीनस मेंजीफेरा, उधर सीडियम, तो सीडियम में और मेंजीफेरा में बहुत दूरी बढ़ गई, तो ऐसे में फेलियर के चांस और बढ़े। तो कहने का मतलब इसमें है कि जैसे जैसे दूरी बढ़ती है आनुवंशिक रूप से, वैसे वैसे संकरण की असफलता के चांस भी बढ़ जाते हैं। इस केस को हम क्या कहते हैं? हाइब्रिडिटी। एग्जाम्पल एक और देता हूं आपके सामने, ये तो एग्जाम्पल था। जैसे हमने बनाया किन्नो। क्या कहते हैं? अब किन्नो एक संतरे की किस्म, क्या है? ये भी दो प्रजातियों के बीच का संकरण है। जैसे हमने बनाया, एक तो प्रजाति है किंग और एक है विलो लीफ। क्या है बेटा? किंग और विलो लीफ। ये विलो है, डब्लू है ना, विलो। किंग और विलो, WILLO। किंग और विलो लीफ दो किस्में नहीं है, दो प्रजातियां हैं। क्या है बेटा? ये दो प्रजातियां हैं। इन दो प्रजातियों के बीच में संकरण कराएं। इसको तो बोलते हैं सिट्रस नोबिलिस। क्या बोलते हैं? और इसको बोलते हैं सिट्रस डेलिसियोसा। क्या बोलते हैं? हाँ बोलो, डेलिसियोसा। सिट्रस नोबिलिस इंटू सिट्रस डेलिसियोसा। सिट्रस की ही दो प्रजातियां हैं, तो इसमें थोड़ी दूरी है, दूरी तो है,
लेकिन कभी कभी इनमें सफलता क्या होता है, हमेशा फेल हो गया ऐसे नहीं, दूरी दूरी बढ़ते हैं तो चांस बढ़, ये सफल हो गया काम, क्या हो गया, ये सक्सेस हो गया। तो हम आजकल खूब खाते हैं संतरा, खाते हैं ना, किन्नो किन्नो खाते हैं, मार्केट में अच्छा मिलता है। ऐसे और भी किए वैज्ञानिकों ने प्रयोग। इसको मान लो दूसरा प्रयोग मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, जिसको कहते हैं सिट्रेंज। क्या कहते हैं बेटा, सिट्रेंज। किन्नो के जैसे ये भी एक संकरण है सिट्रेंज। अब सिट्रेंज जो क्रॉस करा रखा है बेटा, ये करा रखा दो प्रजातियों के बीच में। एक तो है ट्राइफोलिएट ऑरेंज, क्या नाम है, हाँ बोलो, ट्राइफोलिएट ऑरेंज। और इसका संकरण हमने करा रखा है माल्टा के साथ में। किसके साथ में, माल्टे को बोलते हैं स्वीट ऑरेंज। क्या बोलते हैं, लेकिन इस बार मामला फेल हो गया। पहले तो क्या हुआ था, सक्सेस। ये भी दो अलग अलग प्रजातियां, ये तो पॉन सिट्रस ट्राइफोलिएट, ये सिट्रस साइनेंसिस, अलग अलग प्रजाति। इस बार ये क्या हो गया, फेल। जबकि किन्नो क्या था, सफल हो गया था। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे एक संकरण बनाया ब्लैकमैन। क्या बनाया, संकरण का नाम है, जो हाइब्रिड बना उसका नाम है ब्लैकमैन। वो हमने पीच और प्लम के बीच में, किस किस के बीच में, पीच का मतलब तो होता है आड़ू, और प्लम का मतलब होता है आलू बुखारा। क्या होता है, इसको बोलते हैं प्रूनस पर्सिका, इसको बोलते हैं प्रूनस डोमेस्टिका। दो अलग अलग प्रजातियां हैं, इन दोनों के बीच में संकरण कराएंगे तो भी मामला क्या हो गया, फेल। मतलब जितना रिजल्ट अपने को चाहिए था वैसा नहीं मिला। तो कहने का मतलब यह है कि कभी पास हो जाते हैं मामला और कभी फेल। जबकि दो किस्मों के बीच कराते हैं तो हमेशा क्या होता है, वो पास होता है। दो जीनस के बीच में भी कभी कभी सफल हो जाते हैं। कभी कोई प्रश्न आ जाए बड़े एग्जाम में कि कौन सी ऐसी फसल है जिसमें इंटरजेनेरिक, उसको क्या बोलते हैं अपन, दो जीनस के बीच में संकरण को क्या बोलते हैं, इंटरजेनेरिक। वो किसमें सक्सेस है, तो कुकुरबिट्स, किसमें है, कुकुरबिटेसी कुल की सब्जियों में। तो अलग अलग जीनस के बीच में भी क्रॉस हो जाता है। दो किस्मों के बीच में होता है उसको बोलते हैं इंटरवेराइटल क्रॉस। क्या बोलते हैं, दो प्रजातियों के बीच में इंटर स्पेसिफिक क्रॉस क्या कहते हैं, दो जीनस के बीच में इंटरजेनेरिक क्रॉस क्या है। इंटर का मतलब दो अलग अलग के बीच में, इंट्रा अगर लिख दे कोई, बोले इंट्रा, इंट्रा का मतलब होता है एक ही जीनस के अंदर। जैसे कोई बोल दे इंटर स्पेसिफिक, इसका मतलब दो अलग अलग स्पीसीज। कोई बोलते इंट्रा स्पेसिफिक, एक ही स्पीसीज के अंदर। तो एक ही स्पीसीज के अंदर ये वाला जो इंटर वेराइटल है उसको इंट्रा स्पेसिफिक भी बोल सकते। ये तुम्हारे थोड़ा ऊपर से जा सकती है बात, लेकिन आपने क्या है, तो वो काम की है नहीं, मैंने ऑलरेडी आपको ज्यादा बताया। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जैसे 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 दूरी बढ़ती है वैसे वैसे फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं। तीसरा एग्जाम्पल मैं आपको यहां बताने वाला हूं, स्वबंध्यता। किसका, स्वबंध्यता से सीधा मतलब है कि परागकण तो काम के हैं, बट वो उसी पौधे पे या उसी जाति में काम नहीं करते हैं। मेरी बात को समझना ध्यान से। मान लो ये एक पौधा है, क्या है ये पौधे की कोई भी एक्स किस्म है और ये वाई किस्म। ये दो अलग अलग किस्में मैं यहाँ पे किसी भी पौधे की बना रहा हूं। इसके ऊपर कोई भी फूल है, यहां पर कोई भी फूल है, और यहां पर भी क्या है, कोई भी फूल है। ये एक किस्म का पौधा, दूसरी किस्म। ये जो परागकण है इसके अंदर, ये परागकण काम के हैं, क्या है, परागकणों में जीवन क्षमता है। जीवन क्षमता को बोलते हैं वाइबिलिटी। क्या कहते हैं, सो पोलन ग्रेन आर वाइबल, बट इसी मादा को ये संकरित नहीं कर सकते, इसी को नहीं कर पा रहे, इसी किस्म के किसी दूसरे पौधे को भी नहीं कर पा रहे, लेकिन कोई दूसरी किस्म है वहां पर क्या करेंगे, ये काम करेंगे। मतलब पराग कणों में जीवन क्षमता होने के बावजूद भी वो एक ही किस्म में काम नहीं कर पाते, किसी दूसरे में काम करेंगे। इसको स्वबंधित। एग्जाम्पल के रूप में, जैसे आप खुद अपने घर पे काम नहीं करते, पड़ोसी पड़ोसी को बोले हाँ आयो, तुम तुरंत तैयार है। जैसे कई बार क्या होता है कि कोई जैसे शादीशुदा पति पत्नी साथ रहते तो लुगाई कई दिनों से कहती है, मान लो पंखा साफ कर दो, एसी साफ कर दो, ऐसे कर दो, कर लेंगे क्या है। तब तक कोई पड़ोसन बोले हाँ हमारे हमारे वो हमारे खराब, तब तक तो उधर साफ कर रहा, नहीं समझे। वो तो उसी जगह पे काम नहीं कर रहा है, परंतु कहीं हो। अच्छा तुम्हें पता चला, तुम्हारे मम्मी पापा, मम्मी बोल रही है बेटा कहीं जिमने जाना है, मेरे को ले चल, जिमा लिया। हाँ, मम्मी क्या है तो मैं जाऊंगा कोई नहीं। तब तक कोई पड़ोस बोल मेरे को ले जा लिया चल, है। सो तो परागकण वही काम नहीं कर रहे लेकिन दूसरी जगह। अब टॉपिक आपको डालना है, इसमें असंगतता में लाइन लिखो।
देखो ऑनलाइन कमेंट आ रहा है, सर मेरा भाई भी ऐसा ही है। कोई बात नहीं, तुम्हारा भाई अकेला नहीं है इस मार्केट, और भी इस तरीके से मेजोरिटी ऑफ ऐसे ही बहुमत है उन चीजों का। अब लोगों आगे, असंगतता में लाइन लिखो। लिखो नर व मादा पूर्ण विकसित, फटाफट लिखो। नर व मादा, असंगतता में लाइन लिखनी है। असंगतता में लाइन लिख रहे हो, नर व मादा पूर्ण विकसित परंतु, नर व मादा पूर्ण विकसित परंतु, परंतु नर व मादा भाग पूर्ण विकसित परंतु पराग कणु व बीजांड में, परंतु पराग कणु व बीजांड में आनुवंशिक विसंगति के चलते, नर व मादा भाग पूर्ण विकसित परंतु पराग कणु व बीजांड में आनुवंशिक विसंगति के चलते फूल परागित होने के बावजूद नष्ट हो जाता है। आनुवंशिक विसंगति के चलते, विसंगति मतलब गड़बड़, आनुवंशिक विसंगति के चलते फूल परागित होने के बावजूद नष्ट हो जाता है। आनुवंशिक विसंगति के चलते फूल परागित होने के बावजूद नष्ट हो जाता है। फूल परागित होने के बावजूद नष्ट हो जाता है। फूल परागित होने के बावजूद नष्ट हो जाता है। उदाहरण सेब नाशपाती आड़ू, सेब नाशपाती आड़ू। उदाहरण लिखिए सेब नाशपाती आड़ू, एप्पल पेयर पीच। ओके, अब आपको लिखना है संकरीकरण। दूसरा लिखना संकरीकरण। डायग्राम नहीं बनाना, कुछ नहीं, समझने के लिए इस डायग्राम में कोई ऐसी बात खास नहीं। संकरीकरण में लिखो लाइन, संकरीकरण में बोलूं, संकरण के दौरान, संकरण के दौरान गुणसूत्रों के असमान विभाजन के कारण आफलन। संकरण के दौरान गुणसूत्रों के असमान विभाजन के कारण, संकरण के दौरान गुणसूत्रों के असमान विभाजन के कारण आफलन। संकरण के दौरान गुणसूत्रों के असमान विभाजन के कारण आफलन। ओके बेटा, इसमें उदाहरण आपको लिखने हैं, वो तो लिखना नहीं है, आम वाला तो समझाने के लिए था। ये 3 लिखने, उनमें से ये तो पास और ये दोनों फेल। ये किन्नों का संकरण वो लिखो और इन दोनों का ये लिखो, जनरल नॉलेज के लिए तीनों। इनमें से किन्नो इंपोर्टेंट भी, मैंने बोला था कि गुणसूत्रों के असमान विभाजन, संकरण के दौरान गुणसूत्रों के असमान विभाजन के कारण आफलन। 3 उदाहरण लिखने हैं, 1 2 3। हाँ ये पूरा लिखना, संकरण है ना, आगे संकरण से ये बना है, इसका संकरण वो है, इसका संकरण, उदाहरण है खाली। मेरी बात को समझे भाई, किन्नो बनाया तो सफल हो गया, फिर से बनाया तो असफल हो गया, फिर बनाया तो असफल हो रहा है। तो कुछ उदाहरण, मतलब हमेशा सफल नहीं होता, यूं कई बार असफलन हो जाता है, यूं कहना चाहता। ऊपर आम वाला नहीं लिखना, वो आपको जनरल नॉलेज। इनमें से भी ये खाली फर्स्ट वाला इंपॉर्टेंट, सेकंड वाला पीजी में आता तुम्हारा नहीं आएगा, ब्लैकमैन वाला तुम्हारा आएगा नहीं, फिर भी जनरल नॉलेज के लिए लिख लेंगे। विलो लीफ, विलो लीफ, ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। हाँ वही तो, फूल परागित होने के बावजूद भी नष्ट हो जाते हैं, यही तो बोला था। ओके गुड।
सर आपने जो ये पौधे बताए हैं वो तो डंडा थोर के लग रहे हैं। डंडा थोर क्या होता है? थोर, डंडा थोर। अच्छा, तो अब वो डंडा थोर का कौन सा पौधा लग रहा है इसमें? आंकड़ा अलग होता है। आंकड़ा और डंडा थोर में अलग अलग होता है। मैं मैं समझ गया तेरी फीलिंग, मैं जानता हूँ, ठीक है। तो ये डंडा थोर थोड़ी बनाए, मैंने कहा डंडा थोर में, मैं तो फल वृक्षों की बात कर रहा हूँ। अब लिखो स्वबंध्यता। मैं तो पेड़ पौधों में समझता हूँ, एक तुम लोगों से ज्यादा समझता हूँ, क्योंकि हम गांव में रहते हैं, हम तो किसानों के बीच में रहते हैं, तो हम अलग अलग जिलों के। नहीं, तुम भी कम नहीं हो, वो तो मेरे को पता है, लेकिन तुम जीत नहीं सकते ना मेरे से। सही नहीं, दोनों ही मामलों में नहीं जीत सकते। ना तो तुम देसी शब्दावली में जीत सकते हो, ना तुम वैज्ञानिक शब्दावली में जीत सकते हो, क्योंकि हमने कई जगह, हम गांव से हैं और अलग अलग जिलों में अलग अलग शब्द होते हैं। जैसे केंचुआ को कई जगह केंचुआ बोलते हैं, कई जगह गंडोला बोलते हैं। गंडोला किस किस के वहां बोलते हैं? केंचुए को गंडोला बोलते हैं लोग। हमारे उधर उसको अलसिया बोलते हैं, अलसिया। अलसिया किस किस के उधर बोलते हैं? और केंचुआ तो बोलते ही। ऐसी तरीके से कई, जैसे कटोरदान किसको बोलते? कटोरदान, रोटी रखने का वो, हमारे उधर उसको डबूसा बोलते हैं। नागौर वाले उसको कटोरदान बोलते हैं। और कई लोग इसको अलग अलग तरीके से, अलग अलग जगह अलग। अब लिखो स्वबंध्यता में लाइन। बेटा स्वबंध्यता में फटाफट लाइन लिखो। स्वबंध्यता में लिखो, एक ही जाति में, एक ही जाति में या एक ही किस्म में, जाति के ओब्लिक में किस्म और कर देना। एक ही जाति में या एक ही किस्म में उसी जाति के पराग कणों का सक्षम न होना। एक ही जाति के या एक ही किस्म में किस्म के पराग कणों का, एक ही जाति या एक ही किस्म के पराग कणों का उसी जाति में, उसी जाति में सक्षम न होना। उसी जाति में ये सक्षम न होना। एक ही जाति ऑब्लिक किस्म, एक ही जाति या किस्म के पराग कणों का उसी जाति में सक्षम न हो पाना। ये मैंने 12वीं की लाइन जैसे लिखी वैसी बोली, मैं अभी भी नहीं लिख पाए थे। एक ही जाति किस्म के पराग कणों का उसी जाति में सक्षम न होना। अब तो लिख लिया हो। तुम अगर अड़ोसी पड़ोसी का जो भी देख रहा है ना, उसको तो दिक्कत आएगी। जो खुद का लिख रहा है वो सफलतापूर्वक लिख लेता है, ये अब तक का अनुभव है। अब तो तू देख ले पड़ोसी, अब देख ले पड़ोसी, कई बार पड़ोसी का देख भी ले ले। अब आप लिखोगे दैहिक कारक, फटाफट लिखो दूसरा। बेटा दूसरा कारक लिखो, दैहिक कारक। ये समझ में नहीं आया अभी तक? मैंने यूं, समझ गए? मैं यूं कह रहा हूं कि एक ही जाति या एक ही किस्म के परागकणों का उसी जाति में काम नहीं कर पाना, किसी को कहीं और तो काम करे, यूं कह रहा हूं, ठीक है। लिखो दैहिक कारक। दैहिक कारक में पहला पॉइंट लिखो, दैहिक कारक में पहला पॉइंट लिखो, हार्मोन असंतुलन। हार्मोन असंतुलन, जैसा कि हम लोगों ने पहले पढ़ा भी, अलग अलग प्रकार के हार्मोन पढ़ लिए हैं, तो इसमें आपको कुछ भी नहीं लिखना है, ठीक है। हार्मोन असंतुलन में कुछ नहीं लिखना है। कभी कभी जिब्रेलिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है तो पौधे की वानस्पतिक वृद्धि बढ़ती है, ठीक है। जिब्रेलिक एसिड कम होती है तो पौधे की वानस्पतिक